साल 1947 एक ऐसा साल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दो देशों का जन्म, लाखों लोगों का पलायन और करोड़ों टूटे हुए सपने। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में, भारत पाकिस्तान विभाजन की सच्ची कहानी में। मगर सबसे पहले आपको सूचित कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत, द्वेष फैलाना नहीं है और ना ही जिन जख्मों को वक्त भर चुका है उन्हें कुरेदने का। बस इतिहास के उन काले पन्नों से परिचित कराना है जो शायद आपको मालूम भी ना हो, क्योंकि इतिहास में घटी घटनाओं से या गलतियों से जो बोध नहीं लेता उसका भविष्य भी अंधकार में डूब जाता है। विभाजन या पार्टीशन जब कानों पर पड़ता है, दिमाग में एक धुंधली सी छवि बनती है। दो समांतर रास्तों पर मगर विपरीत दिशा में हजारों लोग चले जा रहे हैं। एक दुखी जीव पत्थर उठाकर दूसरी ओर के लोगों पर फेंकता है, उधर से कुछ लोग आते हैं, झगड़ा होता है जो दंगे में परिवर्तित हो जाता है। फिर शुरू होता है नरसंहार। क्या ऐसा ही कुछ छुटपुट सा कारण रहा 1947 के दंगों का, या कोई गहरी सोच, षड्यंत्र रचा गया था? जय हिंद साथियों, मैं विजय। आज आपको नहीं कहूंगा कि मेरा वीडियो लाइक या शेयर कीजिए। यह वीडियो एक गंभीर विषय पर मैंने अपने प्यारे भारत के नाम बनाया है, आपके लिए बनाया है। करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ओर ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका था, तो दूसरी ओर भारत में आजादी की मांग तेज हो चुकी थी। अंग्रेज जब भारत छोड़ने को राजी हो गए, आजादी की सुगबुगाहट लगी, तो सत्ता में हिस्से को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तनातनी शुरू हो गई। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक त्रिसदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम योजना को मूर्त रूप देना। लेकिन सवाल यह था, क्या हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक देश में रह पाएंगे? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाई। उनका कहना था, मुसलमानों की पहचान और अधिकार एक अलग देश में ही सुरक्षित रह सकते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत को चलाने के लिए 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। यह ढांचा केंद्र सरकार, प्रांतों के समूह और अलग अलग प्रांतों का था। शुरुआत में दोनों पार्टियों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस सुझाव को मान लिया था। लेकिन जब 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पार्टी को कैबिनेट मिशन की योजना को संशोधित करने का अधिकार है, इसके बाद चीजें बदल गई। पहले से नाराज मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, जिन्ना ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला भी ले लिया। जुलाई 1946 में जिन्ना ने मुंबई में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान के लिए संघर्ष की तैयारी कर रही है और अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देंगे। अंततः जिन्ना ने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तत्कालीन बंगाल में मुस्लिम लीग का ही शासन था और वहां सत्ता में बैठे हुए थे हसन शहीद सोहरावर्दी, बंगाली मुसलमानों के सबसे बड़े नेता और मुस्लिम लीग में जिन्ना के प्रतिद्वंदी भी। 5 लाख के करीब ट्रकों में भरकर मुस्लिम बाहर से कलकत्ता लाए गए, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। 16 अगस्त दोपहर की नमाज के बाद लाखों की भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड और बर्रा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं को कत्ल करके उनके घरों और दुकानों को जलाया गया। 17 अगस्त को इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे खूंखार स्वरूप दिखाई दिया। 16 अगस्त को जो भी हुआ था, अगले दिन उससे कई गुना ज्यादा नुकसान किया गया। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। हिंदू महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया। हिंदुओं की संपत्तियों को जला दिया गया। पूर्वी बंगाल के नौखाली में भी हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी थी। 16 अगस्त से शुरू हुआ नरसंहार 20 अगस्त तक चलता रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गौर से नजर रखने वाले अमेरिकी पत्रकार फिलिप टैलबॉट ने इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर्स को भेजे गए अपने खत में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुई मौतों के बारे में लिखा था, प्रांतीय सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा 750 बताया है, जबकि सैन्य आंकड़ा 7000 से 10,000 मौतों का है। 3500 लाशों को तो इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता हुगली में कितने लोगों को फेंका गया, कितने लोग शहर के बंद पड़े नालों में घुटकर मर गए हैं। लगभग 1200 के करीब हुई भीषण आगजनी की घटनाओं में कितने ही लोग जला दिए गए और कितने ही लोगों को अपने रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर जला दिया।
एक सामान्य अंदाजा लगाया जाए तो मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक और घायल होने वाले लोग लगभग 11000 थे। इतिहासकार मार्कोविट्स क्लाउड ने अपनी किताब द कलकत्ता राइट्स ऑफ 1946 माय वायलेंस एंड रेजिस्टेंस में बताया कि हिंसा की क्रूरता विभत्स थी। पीड़ितों को न केवल बेरहमी से मारा गया बल्कि बहुत ही क्रूर तरीके से उनके शव को क्षत विक्षत भी किया गया। 21 अगस्त को बंगाल में राज्यपाल शासन लगने के बाद दंगे थमे, मगर भारत पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी जा चुकी थी। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान देश में कई जगहों पर भयानक दंगे हुए। अंग्रेजों ने जल्दबाजी में भारत छोड़ने का फैसला कर लिया, जो हालात को और बिगाड़ने वाला कदम साबित हुआ। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला था, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल भी धार्मिक आधार पर बांटे गए। रेडक्लिफ लाइन सिर्फ 5 हफ्तों में खींच दी गई, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को भारत और पाकिस्तान ने आजादी तो पाई, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। करीब 1.4 करोड़ लोग अपनी जमीन छोड़कर नए देशों की ओर भागे। अपना देश पाने की चाहत से कई ज्यादा डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से दिलों में जम चुकी असुरक्षितता की भावना थी। नफरत की चिंगारी फिर सुलग उठी और देखते ही देखते आग बन गई। आजादी का सपना देखने वाले करोड़ों आंखों में खून के आंसू थे। नए बने पाकिस्तान से ट्रेनें हिंदुओं की लाशों से भर भर कर भारत आने लगी। गांव के गांव खाली हो गए। भारत की ओर से जब उसी भाषा में जवाब दिया जाने लगा, तब जाकर यह सिलसिला कम हुआ। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। रेडक्लिफ लाइन सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं थी, यह लाखों परिवारों के टूटने बिखरने की कहानी थी। केवल कुछ राजनेताओं की सत्ता लुलुपता ने न केवल भारतवर्ष को विभाजित किया, अपितु करोड़ों लोगों के आजादी के सपने को तोड़कर तहस नहस कर दिया। कंधे से कंधा लगाकर जो गोरों से लड़े, अपने प्राणों की आहुतियां दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, क्या उन्हें ऐसी आजादी चाहिए थी? कर्नल राजा हबीबुर रहमान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, जनरल शाहनवाज खान जब नेताजी के साथ अंग्रेजों पर चढ़ आए थे, तो क्या उन्हें भारत को तोड़ अलग अलग जागीरें चाहिए थी? मुस्लिम लीग के नेताओं को डर था कि ब्रिटिशर्स से सत्ता हस्तांतरण के बाद केंद्रीय सरकार में बहुसंख्यक कांग्रेस का वर्चस्व होगा। इसलिए उन्होंने बहुत पहले से ही मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। केवल धार्मिक कट्टरता ही अलग राष्ट्र निर्माण का कारण नहीं हो सकती, नहीं तो आज पाकिस्तान कटोरा लेकर दर दर भीख मांगने को मजबूर न होता। उसके विपरीत भारत को अपना देश मानकर यही रुके बसे मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से कहीं बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं और देश की उन्नति में अपना योगदान भी दे रहे हैं। फिल्मों से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर प्रशासन तक, कितने ही मुस्लिम आज भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से फूले नहीं समाता। साथियों, 1947 का विभाजन केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का आईना भी है। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।